आर्क लेंथ ऑफ कर्व, हमारे पास कोई कर्व दी हुई है, हमने उस कर्व की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो उस कर्व की लेंथ को फाइंड आउट करने के दो फार्मूलाज हमने लिए हैं। ये पहला फार्मूला और ये सेकंड फार्मूला पैरामीट्रिक इक्वेशंस के ऊपर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है पैरामीट्रिक कर्व्स के लिए। अब ये फार्मूला हमने कब अप्लाई करना है और ये कब अप्लाई करना है? ये वाला फार्मूला, फर्स्ट वाला फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हों, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हों। और सेकंड वाला फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व्स दिए होंगे। फॉर एग्जांपल हमें एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कार्टेशियन फॉर्म में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। यहाँ से अब यहाँ पर हमें डेरिवेटिव चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस एक्स ओवर वाई आ गया, ये डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हमें ज़ाहिरी बात है डेरिवेटिव की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, लेकिन हमें लिमिट्स भी चाहिए। अब हम लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल बना दिया हमने यहाँ, रेडियस इसमें क्या है? ए है। सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो ये इतना रेडियस ए दिया हुआ है। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? A0। ये वाला पॉइंट कौन सा? 0 और ए हो गया। लिमिट्स हमने फाइंड आउट की, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो लिमिट्स तो हमने निकालनी 0 से लेके ए तक होती है। स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स की जगह पे हमने अपनी वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और उसका स्क्वायर भी कर दिया डी एक्स। यहाँ तक तो सिंप्लीफाई हो गया। अब ये 0 से लेके ए तक हमने इतनी लेंथ फाइंड आउट की है, ये इतनी लेंथ निकाली है हमने। बाकी वाली पूरे सर्कल की लेंथ कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे कि हम इतनी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका जो आंसर निकलेगा उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पूरे सर्कल की लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। मीन्स कि इसके आंसर को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो पूरे सर्कल की लेंथ आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें 0 से लेके। अब अगर यहाँ पे मैं कह दूँ, लेट कर लूँ कि हमारे पास ये जो इतना रेडियस है वो 1 के इक्वल है, अगर लेट कर लें कि इतना रेडियस ये 1 के इक्वल है, तो एक यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वाई स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन में देखें किसके इक्वल है? ए स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे पुट कर देते हैं 0 to 1 ए, और ऊपर ए का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा। नीचे वाई स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर वाई बच गया, वाई डी एक्स। 4 ए कांस्टेंट है जो कि बाहर आ गया, बाकी 0 से लेके 1 तक 1 ओवर वाई और डी एक्स आ गया। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, लेकिन यहाँ हमारे पास वाई दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल से वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, जो कि क्या बनेगी हमारे पास 4a 0 to 1 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट वाई की वैल्यू रिप्लेस की है 4a। अब ये वाला इंटीग्रेशन में किसका फार्मूला है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स 0 to 1। लिमिट्स पुट करें, साइन 1 कब होता है? जब π/2 वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ से हमारे पास आ गया 2πa। ये हमारे पास सर्कल की आर्क लेंथ निकल आई जब हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, एक्स और वाई प्लेन में दिए होते हैं, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे हमें। अब हमने कहा कि अगर हमारे पास पैरामीट्रिक फार्मूला इक्वेशंस दी हों, अब ये दूसरा फार्मूला कब यूज़ करेंगे? ये वाला पैरामीट्रिक वाला। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसी सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे दी जाएँ, इसी सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे दी जाएँ, तो हम ये दूसरे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर सर्कल की यही पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको दे दी जाएँ, लाजमी नहीं है कि सर्कल हो, यहाँ पर आपको कोई भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी जा सकती हैं। हाइपरबोला, इलिप्स या वैसी टी में कोई पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, तो आपने दूसरे वाला फार्मूला ही अप्लाई करना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, ए साइन टी डी वाई बाय डी टी ए कॉस टी। अब हमारे पास फार्मूला है डी एक्स बाय डी टी
होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी टी होल स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे डी टी है, इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू T1 से लेके T2 तक। ये हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला। डेरिवेटिव की ये ऊपर वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं, इसमें रिप्लेस करें। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी अंडर रूट डी टी इंटीग्रेशन T1 से T2 तक। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ से वो ए बन जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 तक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा, टी टी वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करनी है। ये आ गया सर्कल, यहाँ पे T 0, यहाँ पे T π/2। अगर हम 0 to π/2 इतनी लेंथ फाइंड आउट कर लें और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे सर्कल की आ जाएगी। यही करना है हमने, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से लेके π/2 तक हमने लेंथ फाइंड आउट की, इसकी लेंथ 4 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी सर्कल की आ गई। यहाँ पे dt था 4, a भी था यहाँ पे a, यहाँ 1 है, 1 की इंटीग्रेशन t आ गई 0 से लेके π/2 तक। 4a लिमिट्स पुट की π/2, यहाँ से 2πa आ गया। अब ये हमने सर्कल की आर्क लेंथ फाइंड आउट कर ली जब हमारे पास सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई थी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई थी सर्कल की, तो हमने अपना ये सेकंड फार्मूला अप्लाई करके कर्व की लेंथ फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट हमने कुछ फार्मूलाज पढ़ने हैं, कर्वेचर पढ़ना है हमने। अब कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर यूनिट टेंजेंट वेक्टर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर को टी वेक्टर से डिनोट करते थे, वेलोसिटी की वेक्टर लेते थे, नीचे इसी वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते थे, या पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेते थे और नीचे उसी पोजीशन वेक्टर के डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड ले लेते थे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। कर्वेचर क्या करेंगे? कर्वेचर कहता है कि अगर आप इसी यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, डेरिवेटिव लो इसकी कर्वेचर यूनिट टेंजेंट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ को एस से डिनोट करें, आर्क लेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग इसी यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव लेने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें तो उसे हम कर्वेचर कहेंगे। कर्वेचर को के से डिनोट करेंगे, उसे हम क्या कह देंगे? कर्वेचर कह देंगे। कर्वेचर को हम के से डिनोट कर देंगे। ये हमारे पास कर्वेचर फाइंड करने का एक फार्मूला हो गया। अब हम एक और फार्मूला फाइंड आउट करते हैं कर्वेचर को फाइंड आउट करने का। अच्छा, पहले इसको एक पोजीशन वेक्टर्स के ज़रिए देखते हैं। आर वेक्टर है हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे, डेरिवेटिव लें डी आर वेक्टर का, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, आई डायरेक्शन जे डायरेक्शन। इसी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें जो कि डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी के, और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ली है, मैग्नीट्यूड ली। हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो कर्वेचर होता है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे कर्वेचर ही था ना, कि हमने ये मैग्नीट्यूड ली थी, किसकी ली थी? यूनिट टेंजेंट वेक्टर की। और यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहाँ से लिया था? वो वेलोसिटी से फाइंड आउट किया था। अगर हम कहें कि हमारे पास जो कर्वेचर है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को कर्वेचर कहते हैं, तो ये भी बात ठीक है। वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है उसे कर्वेचर कहा जाता है। अब हम कर्वेचर का एक और फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। इसी फार्मूले के ऊपर चेन रूल अप्लाई करेंगे और कर्वेचर का एक न्यू फार्मूला जनरेट करेंगे। के इक्वल टू डी टी बाई डी एस, इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करेंगे। एक टी के क्रॉसपॉन्डिंग करें, पैरामीटर टी लगा दिया, डी एस, तो अलग अलग कर लें इनकी मैग्नीट्यूड। ओके, अब यहाँ से मैंने बताया है कि ये चीज़ आपके पास वेलोसिटी के इक्वल होती है। अगर इसको वेलोसिटी को उल्टाया जाए तो ये डी टी बाई डी आर आ जाएगा।
अगर इसकी मैग्नीट्यूड ली जाए वेलोसिटी की, इधर इसकी भी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर लिया हुआ है और यहाँ पे इसने पोजीशन वेक्टर या एस लिया हुआ है, आर्क लेंथ एस ली हुई है। एक ही बात है, मीन्स के अगर यहाँ पे आर को एस से रिप्लेस कर दिया जाए 1/v इज इक्वल टू dt/ds आ जाएगा। अब इसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं, dt वेक्टर डिवाइडेड बाई dt। अब इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ये क्या है, 1/v वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, 1/v वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ मल्टीप्लाई हुआ है यूनिट टेंजेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये भी हमारे पास कर्वेचर फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है कि जस्ट आपने पहले यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, उनके डेरिवेटिव लेने हैं, उनके डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड लेनी है और जो वेलोसिटी आपने फाइंड आउट की होगी उसकी मैग्नीट्यूड लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कर्वेचर निकल आएगा। ये तो बात हो गई हमारे पास यहाँ तक कर्वेचर की। अब नेक्स्ट कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि अगर आपके पास जो कर्वेचर निकला है उसी का आप रेसिप्रोकल कर दो तो वो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से डिनोट करेंगे। अगर आपके पास जो कर्वेचर है उसी का रेसिप्रोकल लें तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये एक सर्कल है, सर्कल में हमने ये एक कर्व इस तरह से ली हुई है, ये एक कर्व है फॉर एग्जांपल, और ये एक सर्कल है। इस कर्व के ऊपर हमने कोई एक पॉइंट लिया, ऑर्बिटरी कोई भी पॉइंट लिया, इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ किया, टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ किया। ये हम टी से डिनोट कर देते हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर को टी से डिनोट करते हैं ना। हमने कहा कि ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो है ना, ये हमें बस बता रहा है कि ये सर्कल जो है ना और ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जस्ट हमें ये बता रहा है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या बता रहा है कि हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये टेंजेंट ड्रा किया मीन्स कि ये ऊपर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में ऊपर जा सकता है, इधर को भी जा, उधर को भी जा सकता है, इधर को भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में भी जा सकता है। लेकिन अगर हम इस सर्कल को फॉलो करें, सर्कल की फिगर को फॉलो करें तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर यहाँ से टर्न ले रहा है, यहाँ से क्या ले रहा है, टर्न ले रहा है, इधर को जा रहा है। मीन्स कि अगर इसके ऊपर यूनिट टेंजेंट वेक्टर के ऊपर हम दिखा दें कि ये ना इस तरफ को जा रहा है, ये इस तरफ को जा रहा है, अगर ये दिखा दें, इसकी टर्निंग पॉइंट बता दें कि सर्कल इधर को टर्न कर रहा है, ये टर्निंग पॉइंट को मैंने इधर एरो से शो कर दिया, तो ये जो टर्निंग पॉइंट है ना इसे हम नॉर्मल वेक्टर करेंगे, कहेंगे, एन से डिनोट कर दिया मैंने इस नॉर्मल वेक्टर को। यूनिट टेंजेंट वेक्टर जस्ट आपको बता रहा था कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन हमने फिगर को फॉलो किया, हमने देखा कि हमारा सर्कल का टर्निंग पॉइंट इस तरफ है, तो इस तरफ मैंने एरो बना दिया, या इस तरह कह लें कि इस यूनिट टेंजेंट वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो इस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहेंगे। इसका फार्मूला क्या है आपके पास, नॉर्मल यूनिट टेंजेंट वेक्टर ये कहता है कि आपने उसी टेंजेंट वेक्टर्स की जो आपने पहले फाइंड आउट किया है, उसी टेंजेंट वेक्टर का आपने डेरिवेटिव लेना है और यूनिट बनाने के लिए उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। जैसे आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि आपके पास यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर वी है, वो यूनिट वेक्टर तब बनता है जब उसी को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। इसी तरह ये टेंजेंट वेक्टर टी यूनिट कब बनेगा, जब टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव लें आप और उसको उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें अगर हम, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा नॉर्मल यूनिट टेंजेंट वेक्टर की, एन से डिनोट करेंगे, और नॉर्मल यूनिट टेंजेंट वेक्टर की। मीन्स के क्या कह रहे हैं हम कि यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव है टेंजेंट वेक्टर के वो परपेंडिकुलर है मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल टेंजेंट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंट वेक्टर। यहाँ से क्या कह रहे हैं कि टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल टेंजेंट वेक्टर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है कि टेंजेंट वेक्टर और उन्हीं टेंजेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है जिसको डिवाइड करने से ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर बना है, वो दोनों एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर्स हैं।
ये बात होगी। जब भी हमें अब एग्जांपल्स करने होंगे, नॉर्मल यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा, हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले टेंजेंट वेक्टर फाइंड करेंगे, उनका डेरिवेटिव लेंगे, फिर उन्हीं की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये टेंजेंट वेक्टर का फार्मूला आ गया, नॉर्मल यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फार्मूला आ गया। यहाँ पर ये बात ख्याल रखनी है कि जब नॉर्मल यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो उसमें टेंजेंट वेक्टर्स के डेरिवेटिव लेने हैं और उन्हीं टेंजेंट वेक्टर के डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। लेकिन जब आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो उसमें वेलोसिटी के डेरिवेटिव्स लेने हैं, वेलोसिटी लेनी है और उसी वेलोसिटी से की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम इसकी। अच्छा, ये एक और यहाँ से देखें कि अगर इस पॉइंट से इस सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस लें, इस ऑब्जेक्ट से, ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, इससे सर्कल के सेंटर तक का अगर डिस्टेंस लिया जाए तो इस डिस्टेंस को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस है इस पॉइंट से लेके यहाँ सेंटर तक का जो रेडियस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और ये जो पॉइंट यहाँ पे लिया, इस पे टेंजेंट ड्रा किया, टेंजेंट ड्रा कर रहा है कि ये पॉइंट इधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी इस सर्कल के ऊपर भी किसी डायरेक्शन में जा सकता है, आगे इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो उसे हम, अगर वो इस सर्कल पे किसी डायरेक्शन में जाता है तो उसे हम सर्कल ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये वाला पॉइंट टेंजेंट ड्रा किया या हमने जब ये नॉर्मल ड्रा किया तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया, पॉइंट सर्कल की डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर। ये कर्वेचर का सर्कल पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस था उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से सेंटर तक जो हमने पॉइंट लिया ये वाला सेंटर, सर्कल का जो सेंटर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल दी है, पोजीशन वेक्टर आर दिया हुआ है, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। पहले हम अगर हमने फाइंड आउट करना है पहले कर्वेचर, तो हम पहले कर्वेचर के लिए टेंजेंट वेक्टर मालूम करेंगे। टेंजेंट वेक्टर मालूम करने के लिए पहले हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसने पहले वेलोसिटी इसमें फाइंड आउट कर ली है और उसी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ले ली है। टेंजेंट वेक्टर का फार्मूला अप्लाई किया, वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की, हमारे पास टेंजेंट वेक्टर्स आ गए, यहाँ तक आ गए। अब हमें कर्वेचर की डेफिनेशन अप्लाई करनी है कि अगर इसी टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव लिया के उसकी मैग्नीट्यूड ली जाए तो वो कर्वेचर आ जाएगा। इसी टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया और उस डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड ली और उसके बाद उसको वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कर्वेचर निकल आए। यहाँ तक ये बात होगी। अब नॉर्मल कैसे लिया कि हमारे पास जो ये निकला है ना यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, अगर इसी यूनिट टेंजेंट वेक्टर के डेरिवेटिव लें और इन्हीं के डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो नॉर्मल टेंजेंट वेक्टर्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। मीन्स के फॉर एग्जांपल हम पहले मोशन अलोंग 1 डायमेंशनल देखते हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन कैसी होती है, फिर हम डिस्कस करेंगे मोशन अलोंग 2 डायमेंशनल जो कि हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन है। पहले हमने 1 डायमेंशनल मोशन देखी। 1 डायमेंशनल में हमने क्या किया कि हमारे पास एक कोई भी एक मैस m है, हमने एक सर्टेन हाइट से उस मैस को ग्राउंड पे फेंका, हमने देखा कि वो मैस एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, एक सीधी वर्टिकल डायरेक्शन में ज़मीन पे आके गिर जाता है। आपने ऊपर से कोई बॉल मारकर फेंकी, वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ज़मीन पे जाके गिर गई। मीन्स कि उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट था जो कि वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट था। ये वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे जाके गिर रही है ना, तो इसका वर्टिकल हाइट होगी इसकी, या वर्टिकल डिस्टेंस हो गया इसका, ऊपर से लेके ज़मीन तक का वर्टिकल डिस्टेंस है, तो एक ही कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो ये होगी हमारे पास मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में एक ही डायमेंशनल में है तो इसे हम कहेंगे कि ये 1 डायमेंशनल मोशन है। अब
टू डायमेंशनल मोशन किस तरह की होती है उसकी एक एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल आपने एक बॉल को यहाँ से किक मारी, वो एक सर्टेन हाइट पे जाके दोबारा ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पे वापस आ जाएगी। एक बॉल को यहाँ से किक मारी, एक सर्टेन हाइट पे वो पहुँची है, दोबारा ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पे वापस आ गई है। हमने देखा कि इसके हर जगह पे दो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कि वो बॉल जो है वो आगे की तरफ भी जा रही है, एक्स कंपोनेंट, और ग्रेविटी की वजह से वो ज़मीन पे भी वापस आ रही है, वाई कंपोनेंट आ गया। हर जगह पे इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पे टकराई है तो उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बच जाता है जो कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। ज़मीन पे टकराई है तो उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बच गया जो कि वाई कंपोनेंट्स है। अब हमने ये कहा कि ये मोशन अलोंग टू डायमेंशनल है, कि वो आगे भी जा रही है और ग्रेविटी के यहाँ पे नीचे भी आ रही है। तो इस तरह की जो मोशन अलोंग टू डायमेंशनल हो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब नेक्स्ट हमने कहा कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो नॉर्मली पैराबोला टाइप की शेप होती है। लाजमी नहीं है कि पैराबोला हो, पर नॉर्मली हमारे पास ज़्यादातर शेप जो होती हैं प्रोजेक्टाइल की वो पैराबोला होती हैं। अब हमने इसमें दो केसेस डिस्कस करने हैं। पहला केस, ऐसा केस लेंगे कि हम प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करें कि वो एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल ना बनाए। मींस कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट हो, वो इसके साथ कोई भी एंगल ना बनाए, उसका वाई कंपोनेंट ना हो। दूसरा केस हम वो डिस्कस करेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करें कि वो एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बनाए। अब पहले केस में हमने कहा कि हमने थ्रो किया, वो एक्स एक्सिस का कोई एंगल नहीं बना रहा। अब हमें उसका वेलोसिटी का मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी फाइंड करनी पड़ेगी कि वो एक्स एक्सिस में कैसे मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, या वो प्रोजेक्टाइल वाई एक्सिस में कैसे मूव कर रहा है। दोनों की मोशन फाइंड आउट करेंगे। पहले हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, पहले हमने कहा कि पहले हमने किसी ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो किया, यहाँ से थ्रो किया तो थोड़ी देर में वो हवा में रहेगा, थोड़ी देर के लिए वो हवा में रहेगा। उसके बाद वो ग्रेविटी की वजह से नीचे ज़मीन पे जाना शुरू हो गया। और हमने कहा थोड़ी देर के लिए जब वो हवा पे रह रहा है तो उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नहीं होगा। इनिशियल कंपोनेंट उसकी वेलोसिटी का सिर्फ एक्स होगा, वाई नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे वो ग्राउंड पे जाना शुरू हो गया, ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू हो गया, ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है ज़मीन की तरफ, उसकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स आएंगे कि वो आगे भी जा रहा है और ग्रेविटी की वजह पे ज़मीन पे भी आ रहा है, तो वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स होंगे। लेकिन जैसे वो ज़मीन पे टकराया तो उसकी वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट रह गया जो कि वाई एक्सिस है। पहले हम मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। इसमें देखा कि पहले हम इस तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं, मीन्स कि हमारे पास फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन है, एक ही फोर्स है यहाँ पर इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे एक ही फोर्स है जो कि फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन है। अगर हम उस फोर्स को भी निगलेक्ट कर दें, फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन को, तो हमारे पास बाकी कितनी फोर्सेस बचती हैं? कोई भी नहीं बचती। एक ही फोर्स थी, उसे भी निगलेक्ट कर दिया, मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो नेट फोर्स थी वो ज़ीरो होगी। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो आपके पास एक्सलेरेशन भी ज़ीरो होगा, एक्सलेरेशन भी ज़ीरो होगा। मीन्स कि हमने यहाँ से कहा कि हमारे पास जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट में जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी, कांस्टेंट होगी या ज़ीरो होगी, या कांस्टेंट होगी, स्टार्ट में वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट होगी या ज़ीरो होगी। ये बात यहाँ पे लिख दी कि वो कांस्टेंट होगी या फिर ज़ीरो भी हो सकती है। स्टार्ट में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट या तो कांस्टेंट होगा या ज़ीरो होगा। मीन्स के अच्छा, अब मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस इज इनर्शियल मोशन। इनर्शियल मोशन क्यों होगी? क्योंकि वो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो था वो कांस्टेंट था या ज़ीरो था, तो उसकी वजह से हम कह देते हैं कि जो एक्स एक्सिस में हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है वो इनर्शियल मोशन है। अब हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमने कहा कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। अब अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स आ गया, एक्स ओवर टी आ गया। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट के लिए वी एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमने कहा क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ भी आ रहा है, ज़मीन की तरफ भी आ रहा है, तो हमें मोशन अलोंग वाई एक्सिस भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस फाइंड आउट करते हैं।
हमने कहा कि वो आगे भी मूव कर रहा है, ग्राउंड से टकराने से पहले उसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। मीन्स कि उसमें दो तरह की फोर्सेस एक्ट करी हैं, एक है फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन और दूसरी हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर हम फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट भी कर दें तब भी हमारे पास एक फोर्स बचेगी जो कि है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास जो मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस है ना वो नॉन इनर्शियल मोशन है, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी वाली फोर्स बच रही है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का वाई एक्सिस के अलोंग मालूम करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन वाई एक्सिस के अलोंग कैसी है। ये हमने इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। वेलोसिटी का y कंपोनेंट लिया। y कंपोनेंट क्यों लिया? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसमें x कंपोनेंट कांस्टेंट थी। स्टार्टिंग पॉइंट में या इनिशियल पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट या तो ज़ीरो है या कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं आ रहा है। वेलोसिटी के x कंपोनेंट में चेंज नहीं आ रहा, वो फिक्स है। चेंज किस में आ रहा है? वो y कंपोनेंट में चेंज आ रहा है, इसलिए हम हर जगह पे अपना वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेंगे। y कंपोनेंट लिया यहाँ पे हमने। अब चूँकि ये अलॉन्ग y एक्सिस है तो y की यहाँ पे साइन थीटा पुट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में स्टार्ट में जब हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को या प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से थ्रो किया तो हमारे पास तो सिर्फ वेलोसिटी के एक ही कंपोनेंट था जो कि एक्स कंपोनेंट था, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, फिक्स्ड वेलोसिटी थी। वाई कंपोनेंट तो यहाँ पे था ही नहीं वेलोसिटी का, तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को ज़ीरो पुट कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ली है ना हमने, इनिशियल वेलोसिटी पे जस्ट हमारे पास एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वाई कंपोनेंट नहीं है, तो हम इसको क्या पुट करेंगे? ज़ीरो पुट करेंगे। हमारे पास जस्ट ये बच जाएगा वाई इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन जाती है? इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब हम एक और केस डिस्कस करेंगे, एक ऐसा केस जिसमें हम कहें कि हम जब अपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें यहाँ से तो वो एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा हो। ये हम ऐसा केस डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो वो एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाए। पहले वो केस डिस्कस किया कि जब हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा था। अब हमने कहा कि ग्राउंड से पहुंचने से पहले इसकी एक फ़ाइनल वेलोसिटी होगी, वही हमने फ़ाइनल वेलोसिटी इसमें कैलकुलेट करनी है। फ़ाइनल वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस का स्क्वायर। उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी के। जब ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी और वही हमने कैलकुलेट करनी है, उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर हमने कहा कि स्टार्टिंग में जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, पिछले केस में स्टार्टिंग में जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम थी। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी के, तो वी एफ एक्स इक्वल टू वी आई, एक्स कंपोनेंट लिया तो कॉस थीटा पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ गई। अब हमें फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस भी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे प्लस जी टी। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट लिया है तो ये साइन थीटा हो गया वी एफ वाई। अब यहाँ पे हम जी की यहाँ पे क्या पुट करेंगे? हमने अपने ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका, वो एक सर्टन हाइट पे जाके दोबारा नीचे गया, मीन्स कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी माइनस जी होता है, और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसका एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी प्लस ऑफ जी होता है। यहाँ से हमने नीचे से थ्रो किया, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे पास एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी माइनस जी होगा। हम यहाँ पे जी की जगह पे माइनस जी पुट करेंगे। ये हमारे पास वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आ गया। अब इन दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट्स को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी जो कि ये आ गई है। अब हम इसी फाइनल वेलोसिटी का
डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगल के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। लेकिन हम यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो tan इनवर्स वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग x कंपोनेंट है वही चीज़ y ओवर x। बच्चों के फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट की, इसे फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइड बाय फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने पीछे निकाली है y कंपोनेंट और x कंपोनेंट का लॉन्ग, वो हमारे पास डायरेक्शन निकल आएगी। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। मीन्स के कह रहा है कि हमने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो किया, उसने यहाँ पे जाके लैंड किया। थ्रोइंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट के दौरान में प्रोजेक्टाइल कितने टाइम में कवर किया, इसका थ्रोइंग से लेके लैंडिंग तक कितना टाइम रहा होगा, कितने टाइम में इसने लैंड किया है, ये हमने टाइम कवर का फाइंड आउट करना है कि थ्रोइंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट तक का जो टाइम है प्रोजेक्टाइल का वो फाइंड आउट करना है। वो भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे। हमने यहाँ पर इसका अगेन वाई कंपोनेंट लिया। वाई कंपोनेंट क्यों लिया, हमने कहा कि हमारे पास इनिशियल स्टार्टिंग में हमने जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था तो स्टार्टिंग में हमारे पास वेलोसिटी जो थी वो एक्स कंपोनेंट में, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो था वो कांस्टेंट था, लेकिन वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का ज़ीरो था क्योंकि एक्स एक्सिस से कोई एंगल नहीं बना रहा था। और यहाँ पर अब हम अपने ये डिस्टेंस जो है ना एस, इसकी यहाँ पे ज़ीरो पुट करें। क्यों ज़ीरो पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो थ्रोइंग पॉइंट प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने का पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट, दोनों पॉइंट एक ही लेवल के ऊपर हैं। दोनों लैंडिंग पॉइंट और थ्रोइंग पॉइंट, लैंडिंग पॉइंट और थ्रोइंग पॉइंट जो वो एक ही लेवल के ऊपर हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। और हम इसलिए डिस्टेंस की जगह पे इसके एस की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे कि एक ही लेवल के ऊपर दोनों लैंडिंग और थ्रोइंग पॉइंट। और जहाँ से हमने थ्रो किया अपने ऑब्जेक्ट को, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास ग्रेविटी, एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो माइनस जी होगा। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकला है 2v_i sin थीटा ओवर जी। अब हमने देखा कि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, sin थीटा के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तीन चीज़ों के ऊपर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड कर रहा है कि अगर यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा। अब फाइंड आउट करनी है हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की हाइट फाइंड आउट करनी है। वर्टिकल डिस्टेंस कवर बाय प्रोजेक्टाइल इसका हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मीन्स के क्या कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से थ्रो किया, एक सर्टन हाइट पे जाके वो दोबारा ज़मीन पे आ गया। यहाँ से इसकी हाइट देखी हमने, यहाँ से हाइट देखी, यहाँ से हाइट देखी, यहाँ से हमने हाइट देखी, ये हाइट देखी। हमने कहा कि इस पूरी की पूरी फ्लाइट में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर इसकी हाइट जो कि वो मैक्सिमम हाइट होगी। लेट्स से वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है ना ग्राउंड से, वो मैक्सिमम हाइट है, बाकी तमाम की निस्बत सबसे ज़्यादा हाइट है। उसे एच से नोट कर दिया कि ये वाला जो है ना मैक्सिमम हाइट है। अब हमने कहा कि इस मैक्सिमम पॉइंट पर कुछ देर के लिए वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ज़ीरो होगा, एक्स कंपोनेंट ज़ीरो नहीं होगा, सिर्फ वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ज़ीरो होगा, और वो भी कुछ देर के लिए। इससे पहले और इसके बाद इसकी वैल्यूज़ होंगी, लेकिन इस मैक्सिमम हाइट पर कुछ देर के लिए वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल आगे थ्रो कर जाना शुरू हो जाएगा, इसकी वैल्यूज़ फिर से आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको भी हमने कैलकुलेट किया है हाइट को इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए। यहाँ पे भी हमने वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट्स लिए हैं। वाई कंपोनेंट्स क्यों लिए हैं, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये वर्टिक हाइट जो है ना ग्राउंड से लेके ये मैक्सिमम हाइट तक ये वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए वाई कंपोनेंट्स लिए हैं। अब सेम ऐसे इसमें हमने कहा कि ये वाला कि एक सर्टेन मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, उसके बाद फिर से वैल्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी। वही फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट एक मैक्सिमम हाइट पे जाके ज़ीरो हो जाएगा, वो हमने ज़ीरो पुट किया। अब यहाँ से हमने थ्रो किया, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्सलेशन की जब हम एक्सलेशन ग्रेविटी हमारे पास माइनस जी होगा, माइनस जी पुट कर दिया हमने यहाँ पर। और ये मैक्सिमम हाइट जो थी इसे हमने एच का नाम दिया था, तो एस की जगह पे हमने एच पुट कर दिया। सारी वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में पुट की और इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम
पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हाइट निकला है v² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। हाइट में भी हमने देखा कि हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी, साइन स्क्वायर थीटा और ग्रेविटी के ऊपर 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये साइन थीटा अगर चेंज करेंगे तो हमारे पास हाइट भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अब फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय प्रोजेक्टाइल, इसका रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मीन्स के हमने प्रोजेक्ट को यहाँ से थ्रो किया, यहाँ पे जाके उसने लैंड किया, थ्रोइंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमने फाइंड आउट करना है। इस को डिस्टेंस को हमने r से डिनोट कर दिया। अब चूँकि ये हम x एक्सिस डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, x या डिस्टेंस x एक्सिस में कवर हो रहा है, इसलिए हम इसको वेलोसिटी का x कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे। वहाँ पे हमारे पास जो हाइट थी वो वर्टिकल डिस्टेंस था, इसलिए हमने वेलोसिटी का y कंपोनेंट लिया था। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, लिहाजा x कंपोनेंट लिया जाएगा। फाइंड आउट वही हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए पुट किया और यहाँ पे हमने अपने मैक्सिमम डिस्टेंस को r से डिनोट किया, तो s की यहाँ पे r पुट करेंगे। वहाँ पे हमने अपने मैक्सिमम हाइट को h से डिनोट किया था, इसलिए s की यहाँ पे h पुट किया था। अब x कंपोनेंट लिया, यहाँ पे हम t की यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे जो हमने पीछे कैलकुलेट किया, वैल्यूज़ पुट किया, उनको सिंप्लीफाई किया। रेंज हमारे पास v² साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g। अब ये रेंज भी 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा एंड ग्रेविटी। तो हमारे पास तीनों की तीनों चीज़ें जो हमने कैलकुलेट की हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज, ये सारी की सारी चीज़ें 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। इनिशियल वेलोसिटी है, साइन थीटा है और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम इनकी वैल्यूज़ चेंज करते हैं तो हमारे पास रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट भी चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक है और 13.4 का 1 से लेके 4 तक और 9 से लेके 16 तक। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपने फार्मूलाज पुट करने हैं और आंसर कैलकुलेट कर लेने हैं। ये उसी के क्वेश्चंस हैं सारे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स वगैरह, नॉर्मल टेंजेंट वेक्टर वगैरह के कंपोनेंट्स के क्वेश्चंस हैं।